देखिए अब आपका सीआरपीसी में अध्याय 10 का खंड बी चलना है पब्लिक न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस यानी कि आपका लूप उपताप अभी बताया गया। आपका पब्लिक न्यूसेंस के बारे में क्या क्या कार्यवाही की जा सकती है ये आपको डिटेल में अभी पिछले लेक्चर में बताया गया था। अगर पब्लिक न्यूसेंस का या लोक उपताप का जनरल मामला है, सामान्य मामला है, तो सेक्शन आपका 133 से लेकर 143 तक काम करता है। और अगर अर्जेंट मामला है पब्लिक न्यूसेंस का तो सेक्शन 144 और 144A दो सेक्शन आपका अलग से बना। तो आइए देखा जाए आपका लोक न्यूसेंस के सामान्य मामले। खंड ख से भी ज़्यादातर क्वेश्चन प्री में ही बनते हैं, मेंस में आपका कम बनता है। चांस अगर है मेंस में बनने का तो सेक्शन 133 से कि देखिए 133 न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश, यानी कि न्यूसेंस हटाने के लिए 133 के तहत कंडीशनल आर्डर दिया जाता है और 134 से लेकर 143 तक प्रोसीजर भी दिया गया है कि जो ये सशर्त आदेश दिया जा रहा है ये कैसे दिया जाएगा, कैसे सुना जाएगा, तो कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ बनते हैं उन सेक्शनों को देखना है। लेकिन पहले सेक्शन 133 को समझा जाए। देखिए आपका पहला क्लास, जब किसी जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम या उपखंड मजिस्ट्रेट यानी कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी कि एसडीएम का या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषतया सशक्त किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट का, तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ यही बनता है कि सशर्त आदेश की धारा में न्यूसेंस हटाने का एक आपका, तो आप बताएंगे 133। दूसरा क्वेश्चन जो आपका बनता है कि 133 के तहत कौन आदेश दे सकता है। डीएम एडीएम राज्य सरकार द्वारा इसके लिए अथराइज कार्यपालक मजिस्ट्रेट कोई उपर्युक्त सभी, तो उपर्युक्त सभी 135 के तहत जो आदेश सशर्त दिया जाता है। सशर्त का मतलब ये हुआ कि एक पक्षी या एक पार्टी आर्डर नहीं दिया गया, शर्त के साथ आर्डर दिया गया, यानी कि दूसरे पक्षकार को सुना भी जाएगा। अब कैसे सुना जाएगा इसके लिए आगे आपको बताया जाएगा। दूसरा आपका देखना है कि 133 के तहत जो आर्डर दिया जाता है वह पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी, यानी कि सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी। सकारात्मक का मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने का आदेश दिया जा सकता है, और नकारात्मक का मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति को कोई कार्य न करने का आदेश दिया जा सकता है। ये भी सतर्क रहना है। अब बेयर एक्ट में तमाम बातें लिखी गई हैं, आपका देखिए कुछ बातें उसमें से। कार्यपालक मजिस्ट्रेट का, इसके आगे बढ़ा जाए, किसी पुलिस अधिकारी से रिपोर्ट या अन्य इत्तिला प्राप्त होने पर
यानी कि या तो पुलिस अधिकारी ने रिपोर्ट किया है या किसी तरह से किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इत्तला या सूचना मिली और ऐसा साक्ष्य लेने पर जैसा वह ठीक समझे और कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने कुछ एविडेंस दिया और कार्यपालक मजिस्ट्रेट का यह विचार है कि मैंने उसकी राय है कि किसी लोक स्थान या किसी मार्ग, नदी, जल सरणी से जो जनता द्वारा विधिपूर्वक उपयोग में लाई जाती है या लाई जा सकती है, कोई विधि विरुद्ध बाधा या न्यूसेंस को हटाना चाहिए। किसी व्यापार या उपजीविका को चलाना या माल या पण्य वस्तु को रखना समाज के स्वास्थ्य के लिए या शारीरिक सुख के लिए हानिकारक है, उसको रेगुलेट किया जाना चाहिए। या आपका किसी भवन का निर्माण हुआ है और ये आशंका है कि अग्निकांड हो सकता है या विस्फोट हो सकता है, उसे रोक देना चाहिए। या कोई तंबू है, आपका संरचना है और उसकी मरम्मत की आवश्यकता है, कोई वृक्ष है, वह हो सकता है कि सार्वजनिक सड़क या पर गिर जाए, अतः उसे हटाने की आवश्यकता है। या कोई तालाब है, कुआं है इत्यादि है, कोई आपका गड्ढा है, उसमें बाड़ लगाने की आवश्यकता है। या आपका कोई भयानक जीव जंतु है और उसे नष्ट करने की आवश्यकता है या परिरुद्ध करना है या उसका अन्यथा व्ययन किया जाना चाहिए। थोड़ा बहुत हमने स्टार्ट किया है इसको, यानी कि जल सरणी है, व्यापार है, भवन है, तंबू है, आपका संरचना है या आपका कर सकते हैं कुआं है, बाड़ लगाना चाहिए। या कोई जीव जंतु है जो भयंकर हो गया है, या तो उसे नष्ट किया जाना चाहिए या बंद किया जाना चाहिए या अन्य किसी प्रकार से उसका उपाय किया जाए। तो ऐसी दशा में कार्यपालक मजिस्ट्रेट यह आदेश सशर्त आदेश देंगे, कारण बताओ नोटिस जारी करेंगे कि क्यों न यह आदेश अंतिम कर दिया जाए, इस बाधा को हटाइए, कुएं में बाड़ लगाइए, इस जानवर को नष्ट करिए इत्यादि। यानी कि क्यों न आपका ऐसा किया जाए। तो इस प्रकार आपका 133 के तहत आपका क्लास 2 भी महत्वपूर्ण है। मजिस्ट्रेट द्वारा इस धारा के अधीन सम्यक रूप से आपका दिए गए किसी भी आदेश को किसी सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। यानी कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने जो लोक न्यूसेंस के सामान्य मामलों में सशर्त आदेश 133 के तहत दिया है, आपका इसको चुनौती किसी सिविल कोर्ट में नहीं दी जा सकती। ये स्पष्ट रूप से क्लास 2 में बताया गया। आइए इसके बाद आपका प्रक्रिया चलेगी और वह जो प्रक्रिया चलेगी आदेश देने के बाद वह आपका 134 से चलेगी। इन धाराओं को भी थोड़ा शॉर्टकट में ही पढ़ा जाता है। देखिए धारा 134 देखिए, आदेश की तामील या अधिसूचना। आदेश की तामील या अधिसूचना, आदेश की
जिससे प्रक्रिया शुरू होगी जो 135 में आपका सशर्त या कंडीशनल आदेश दिया गया है। 134 कहती है आदेश की तामील या अधिसूचना, यानी कि जो आदेश 133 के तहत दिया गया है, सो काज नोटिस जारी की गई है, उसकी तामील की जाएगी और तामील उस ढंग से की जाएगी जैसे समन की तामील की जाती है। यानी कि आपका जिस व्यक्ति के विरुद्ध ऐसा आदेश दिया गया है, वह कह सकते हैं कि उस पर जानकारी यानी कि आदि अर्टम पर्टम यानी कि दूसरे पक्षकार को सुना जाएगा। और सुना कैसे जाएगा? आदेश उसको भेजा जाएगा। आइए 135 देखा जाए। जिस व्यक्ति को आदेश संबोधित है वह उसका पालन करेगा या कारण दर्शित करेगा। यानी कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध आदेश दिया गया है, या तो वह आदेश में वर्णित कार्य को करे या न करे, यानी कि आदेश का पालन करे, या कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होकर और क्यों पालन नहीं करेगा इसका कारण बताए। यानी कि जिस व्यक्ति को आदेश दिया गया है उसके पास दो विकल्प हैं, या तो वह उस आदेश का पालन करे, या दूसरा विकल्प ये है कि वह कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर हो और हाजिर होकर पालन न करने का रीजन बताए। इसके बाद 136 उसके ऐसा करने में असफल रहने का परिणाम। इसका मतलब ये हुआ कि न तो आदेश का पालन ही किया और न ही कारण ही बताया। तो ऐसी दशा में सेक्शन 136 कहता है कि ऐसा व्यक्ति आईपीसी की धारा 188 के तहत दंड का भागी होगा। क्यों? क्योंकि वह लोक सेवक के आदेश को न मानकर गैर हाजिर रहा है, यानी कि न तो हाजिर हुआ और न ही कारण बताया। तो ऐसा व्यक्ति 136 सेक्शन का सीआरपीसी का कि ऐसा व्यक्ति आईपीसी की धारा 188 के तहत दंड का भागी होगा। 137 देखिए, जहाँ लोक अधिकार के अस्तित्व से इनकार किया जाता है वहाँ प्रक्रिया यानी कि व्यक्ति हाजिर हुआ। हाजिर होने के बाद ये कहा कि ये लोक अधिकार नहीं है, ये मेरा प्राइवेट कार्य है और इस कार्य से लोग को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो ऐसी दशा में कार्यपालक मजिस्ट्रेट उसके सुनेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि लोक अधिकार है इसका प्राइवेट अधिकार। 138 जहाँ वह कारण दर्शित करने के लिए हाजिर है वहाँ प्रक्रिया। तो अगर ऐसा व्यक्ति कारण दर्शाने के लिए हाजिर होता है वहाँ मजिस्ट्रेट उनकी बातों को सुनेंगे, उससे साक्ष्य लेंगे और साक्ष्य वैसे लिया जाएगा जैसे समन मामलों में लिया जाता है। आपका जो क्वेश्चन बनते हैं आप चाहें तो 134 से लेकर 138 तक सीमित दायरा रखना, इधर से क्वेश्चन कम बनते हैं। अब आपका 139 से क्वेश्चन आपका बनना शुरू होता है, यानी कि इधर 3-4 धाराएँ आपको याद करनी पड़ेंगी। 139 से क्वेश्चन आपका बनता है और जब भी 139 पढ़िए आपका 3 सेक्शन एक साथ पढ़ना है।
देखिए आपका 139 पढ़िएगा, 148 पढ़िएगा और 310 पढ़िएगा, यानी कि 139, 148 और आपका 310, ये तीनों सेक्शन एक साथ पढ़े जाते हैं। तीनों में अंतर शब्दों का देता है। एक एक शब्द मैं बता रहा हूँ, इसको लिख लेना है। ज़्यादा लोग इस क्वेश्चन को गलत करके ही आते हैं। कई ये भी आपको बता दिया जाए बिहार एपीओ के सिलसिले में कि जो आपका बिहार के पेपरों में निकला है, आपका 4 से 6 माह बाद ही कोई परीक्षा होगी जब स्थिति सामान्य हो। पहला। दूसरा, आपका ये आशा की गई थी कि लगभग 500 लोग एपीओ फ्री में क्वालिफाई करेंगे कोचिंग से, जो ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ते, लेकिन लगभग 300 लोग ही क्वालिफाई कर पाए, क्योंकि मेरी काफ़ी हाई चली गई और आशा भी नहीं की जा सकती थी। यानी कि आशा तीत कहिए, जिसकी आशा न की जा सके, पूर्व कल्पना न की जा सके, उतनी मेरिट चली गई। जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था बच्चा, तो आगे पर जिन लोगों का नहीं हुआ है, आगामी परीक्षाओं के लिए उनको सतर्क किया जाता है कि एक छोटी छोटी बातें आप गौर से पढ़िए ताकि कोई बात मिस न हो। और ये अगर आप सोचें कि ये धारा फालतू है, इसको छोड़ दिया जाए, वास्तव उसी सेक्शन से क्वेश्चन बना दे रहा है और फ्री में ही लोग बाहर हो जा रहे हैं। अतः हमें नए लोगों को भी ध्यान देना है, जो मेंस दे रहे हैं उनको भी ध्यान देना है। इसलिए बीच बीच में जो फ्री का क्वेश्चन रहता है, अलग से उसको भी बताया जाता है। आइए, ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा लोग गलत करके आते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, एक शब्दों में भी अंतर है। 139 में देगा लोकल इन्वेस्टिगेशन, स्थानीय अन्वेषण या स्थानीय विवेचना। लोकल इन्वेस्टिगेशन या स्थानीय अन्वेषण या स्थानीय तफ्तीश किस धारा के तहत आदेश दिया जाता है? तो 139। इसी को एक लाइन केवल घुमा दे कि स्थानीय इंक्वायरी, लोकल इंक्वायरी या स्थानीय जांच, फिर कर देखिए गलती होती है ज़्यादा, स्थानीय जांच या लोकल इंक्वायरी का आदेश किस सेक्शन के तहत दिया जाता है? तो आपका जवाब रहेगा 148 के तहत, 148 के तहत। फिर पूछ दे लोकल इंस्पेक्शन, स्थानीय निरीक्षण की धारा में, लोकल इंस्पेक्शन की धारा में, तो जब स्थानीय निरीक्षण दे तो 310 मारेंगे, यानी कि धारा 310 मारना। देखिए अब 139 को बैक होया जाए। मजिस्ट्रेट अगर उचित समझता है तो स्थानीय अन्वेषण के लिए निर्देश दे सकता है और विशेषज्ञ की परीक्षा भी कर सकता है। आपका 139 में इसके बाद 140 छोड़ दीजिएगा, 141 पूछा जाता है, 142 पूछा जाता है और 143 से क्वेश्चन बनते हैं। यानी कि इधर की जो सेक्शन है
139 याद रखिए और 3 सेक्शन और 141, 142 और 143 से भी लगातार क्वेश्चन बन रहा है। देखिए 141 क्या कहती है, आदेश अंतिम कर दिए जाने पर प्रक्रिया और उसकी अवज्ञा का परिणाम। यानी कि जब कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने 133 के तहत कंडीशनल आर्डर दिया था और उस कंडीशनल आर्डर को अंतिम कर दिया, तो ऐसी दशा में जिस व्यक्ति के विरुद्ध ऐसा आदेश दिया गया है उसका ये कर्तव्य हो जाएगा कि वह उस आदेश का पालन करे। यानी कि आदेश में दिए गए समय के अंदर वह उस आदेश का पालन करे। यदि वह समय के अंदर आदेश का पालन नहीं करता तो ऐसा व्यक्ति आईपीसी की धारा 188 के तहत अर्थात 188 के तहत दंड का भागी हो। फिर एक बार देखिए, यानी कि यदि कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने आदेश अंतिम कर दिया है तो जिस व्यक्ति को आदेश सूचित किया गया है उसका ये बाध्य होगा वह व्यक्ति कि उस आदेश का पालन करे। अगर ऐसा व्यक्ति पालन नहीं करता तो वह आईपीसी की धारा 188 के तहत दंड का भागी होगा। दूसरा क्लास ये बताता है 141 का कि यदि नियत समय के अंदर कार्य नहीं किया जाता अर्थात आदेश का पालन नहीं किया जाता तो ऐसी दशा में कार्यपालक मजिस्ट्रेट बल का प्रयोग करते हुए ऐसे आदेश का पालन कराएगा और ऐसी दशा में आपका जो भी आदेश के पालन कराने में खर्च लगेगा वह ऐसे व्यक्ति से वसूला जाएगा, जबकि खर्चा भी वसूला जाएगा। आपका सतर्क रहिए। अब आइए 142 कई बार प्री में बना है, जांच के लंबित रहने तक व्यादेश, यानी कि इंक्वायरी के पेंडिंग रहने तक इंजक्शन या व्यादेश। यानी कि जब 133 के तहत कार्यपालक मजिस्ट्रेट कंडीशनल आर्डर दिया और इस बात की अभी जांच कर रहा है कि क्या ये आदेश अंतिम किया जाना चाहिए कि नहीं, ऐसी दशा में ऐसा कार्यपालक मजिस्ट्रेट आपका जांच के लंबितावस्था में व्यादेश दे सकता है और कोई कार्य करने या न करने का और न करने का और स्थायी तौर पे उस समय के लिए आदेश दे सकता है। तो कब तक ऐसा आदेश दिया जाएगा, जब तक कि इंक्वायरी क्या हो, पेंडिंग। इसके बाद आपका 143 से भी क्वेश्चन बनता है। जब भी आप सीआरपीसी की धारा 143 को पढ़िए, आईपीसी का एक सेक्शन जरूर पढ़ लीजिएगा 291। फिर एक बार देखिए, सीआरपीसी की धारा, आप सीआरपीसी की धारा जब भी 143 पढ़िए, आप इसी के साथ आईपीसी की धारा 291 पढ़ें। 291 जैसे कहावत भी कही जाती है कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, उसी प्रकार लोक निशंस को बंद करने का
आदेश दिया गया है, लेकिन फिर भी व्यक्ति बार बार उस पब्लिक न्यूसेंस को रिपीट करता है, यानी कि उसकी पुनरावृत्ति करता है, तो ऐसी दशा में अब क्या किया जाए? तो ऐसी दशा में वह कह सकते हैं कि दंड का भागी होगा। यानी कि अगर आदेश के बावजूद भी पब्लिक न्यूसेंस को वह चालू रखता है या पब्लिक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति करता है, तो सेक्शन 143 ये बताता है कि ऐसा व्यक्ति आपका दंड का भागी होगा और दंड जो मिलेगा वह आईपीसी की धारा 291 के तहत, जिसमें अधिकतम सजा आपका 6 माह तक का कारावास हो सकता है, यानी कि 6 मंथ तक का कारावास का प्रावधान। तो फिर एक बार देखिए, जब भी आप सेक्शन 143 पढ़िए, इसी के साथ आप सीआरपीसी आईपीसी की धारा 291 को जरूर कवर कर किए रखिएगा आपका। अब आइए अगला क्लास देखा जाए, न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामले। यानी कि आपका अब अर्जेंट मामला चलना है। अर्जेंट मामला यानी कि आपका तत्काल कार्रवाई किया जाना आवश्यक। अगर तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो ऐसी दशा में आपका संपत्ति को या लोगों को भारी नुकसान हो सकता है। यानी कि कुल मिलाकर अर्जेंट मामलों में अगर पब्लिक न्यूसेंस है तो अर्जेंट मामलों में जो आदेश जारी किया जाता है वह सीआरपीसी की धारा 144 के तहत किया जाता है। ये जो सेक्शन है ये काफ़ी पॉपुलर सेक्शन है, मेंस के लिए भी, प्री के लिए भी। अर्जेंट मामलों में इस सेक्शन के तहत इस सेक्शन को पढ़ते समय भी आर्टिकल 19 का यानी कि अनुच्छेद 19 में दिए गए मूल अधिकार को पढ़ा जाता है। अनुच्छेद 19 में आपका कई 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। भारत के नागरिकों को आपका कहीं आने जाने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, जुलूस निकालने की स्वतंत्रता, वो भी बिना हथियार के इत्यादि। अब ये है कि अगर आपके जुलूस निकालने, सभा करने या आने जाने से लोक व्यवस्था डिस्टर्ब हो रही हो या व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा हो, मानव जीवन ही खतरे में आ गया हो, बलवा हो गया हो, दंगा हो गया हो, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट को ये शक्ति प्राप्त है कि वह एक पक्षीय आदेश द्वारा भी ऐसे बलवे को, दंगे को या मानव के आवागमन को रोक सके। जैसे कि वर्तमान समय में आपका महामारी का काल चल रहा है और लगभग हर एक जगह सीआरपीसी की धारा 144 लागू है। ये आदेश दिया गया है कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक जगह एकत्रित न हो और सभी सभाओं पर, सभी जुलूसों पर इस समय आपका ये लग गया है, रोक लग गई है। जहाँ तक 144 की बात है, एक और क्वेश्चन यहाँ बनता है
कर्तु शब्द बनता है कि ये पूछा गया था पीसीएस के इंटरव्यू में भी। देखिए आपका 144 के तहत कर्तु या आपका घर में बाध्य रहने के लिए यानी कि घर में ही रहिए, कर्तु शब्द का उल्लेख नहीं किया गया। शब्द जो दिया गया है कि किसी कार्य को न करने या किसी स्थान पर न जाने का आदेश कार्यपालक मजिस्ट्रेट दे सकता है। तो ये पूछा गया कि भाई आपका क्या 144 के तहत कर्फ्यू का आदेश दिया जा सकता है। कर्फ्यू का मतलब हुआ घर में आबद्ध रहने का आदेश देना। तो आप ये कहेंगे कि चूंकि 144 में आपका किसी स्थान में जाने से रोका जा सकता है, तो इस प्रकार अगर कार्यपालक मजिस्ट्रेट आदेश दें कि आप घर में रहिए, घर से बाहर न निकलिए, इसी को आपका सामान्य भाषा में कर्फ्यू कहा जाता है। कर्फ्यू शब्द का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन इसमें कर्फ्यू समाहित है। ये आप बताएंगे। अभी क्वेश्चन और आपका बनेगा, कई क्वेश्चन बताया जाएगा। 144 के तहत आपका समय भी लगाया गया है, क्योंकि अनंत काल तक लोगों पर पाबंदियां नहीं लगाई जा सकती। तो 144 पहली बार में 2 मास तक कार्यपालक मजिस्ट्रेट आदेश दे सकते हैं, और राज्य सरकार चाहे तो 2 मास के बाद और 6 मास के लिए इस आदेश को बढ़ा सकती है। तो आपका 144 डिटेल में आपका कल चलेगा। इसको और डिटेल में एक छोटे शब्द और प्रावधान बताए जाएंगे। अगला लेक्चर कल चलेगा। मेंस के लिए लेक्चर आपका शाम को भेजा जाएगा, उसको देखकर आप लोग लिख लीजिए ताकि कोर्स थोड़ा स्पीड पकड़े। धन्यवाद।